नमस्कार सभी को। 3 दिन लेट हूँ मैं शायद, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं वीकेंड पे इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है उसको लेके आऊँगा। ठीक है। और वीडियो का रिजल्ट भी शायद कल आ ही गया है, तो वीडियो का रिजल्ट भी आ गया है। और इंटरव्यू के लिए अब आप पीक पे हैं, उसकी तैयारी करनी है। और भी कोई रिजल्ट है ऐसा ही कि इंटरव्यू भी शायद अभी फिजिकल कंप्लीट हो गया, उसके इंटरव्यू भी जो भी होने हैं तो वो भी लाइन में है। तो बैक टू बैक प्रक्रिया तेजी से चल रही है। पहले तो ये बात है आपको समझने की। ठीक है, इस बात को समझना है कि प्रक्रियाएं जो हैं सारी ही तेजी से चल रही हैं। तो मैं बार बार इनडायरेक्टली ये कहना चाहता हूं कि आप डिले ना करें किसी भी चीज में। जिस भी चीज में आप डिले कर रहे हैं तो वो चीज आपको प्रॉब्लम में डालेगी, तो इसका कृपया बहुत ही स्ट्रिक्टली ध्यान रखें। ठीक है। तो जिनका वीडियो में सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत बधाई हो। मतलब जो भी एग्जाम के रिजल्ट के बाद जो भी प्रोसेस है आगे जो भी कुछ है, तो और मुझे ज़्यादा नहीं पता वीडियो के बारे में कि भाई सीधे पोस्टिंग होगी आपकी, इंटरव्यू वगैरह कुछ होता है, आई डोंट नो एट ऑल। तो जो भी स्तर आप लोगों ने पास कर लिया उसके लिए बहुत बहुत बधाई है। अगर कोई स्तर बाकी है तो उसकी तैयारी में लग जाएं, और अगर कोई स्तर बाकी नहीं है तो भी अन्य एग्जाम्स की तैयारी में लगे रहें, क्योंकि ह्यूमन इज मतलब एस्पिरेशन, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है। वीडियो अचीव कर लिया तो उसके आगे आप कोशिश कीजिएगा और ऊंचा अचीव करना। पैरेलली एसआई के स्टूडेंट्स के लिए मेरी सलाह यही है कि अब वो इंटरव्यू की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि एसआई के इंटरव्यू बहुत तेजी से आएंगे। ठीक है, क्योंकि फिजिकल कंप्लीट हो ही गया है। लगभग मेरे ख्याल से एसआई के इंटरव्यू की तो डेट फटाफट दे ही देंगे। ठीक है। और एसआई के इंटरव्यू भी अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही टाइम पास है, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे सवालों के लेवल्स होते हैं। और मेरे को याद है कि हम लोग की जब आरएस के इंटरव्यू हो रहे थे उससे पहले भी एसआई के इंटरव्यू हुए थे उस साल। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। अब इसके बाद आते हैं अपन आरएस के इंटरव्यू। देखो, आरएस के इंटरव्यू में आरएस के इंटरव्यू में 100 मार्क्स होते हैं। बेसिक, पहले बहुत बेसिक आइडिया कर देता हूँ कि भाई 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। और लगभग ऑन एन एवरेज 18 से 22 मिनट का एक रेशियो है कि हर कैंडिडेट का लगभग इतना ही इंटरव्यू चलता है, क्योंकि जो ड्यूरेशन है वो इसी हिसाब का है। ठीक है। तो ऑन एन एवरेज है, ये हो सकता है किसी का 15 चले, हो सकता है किसी का 25 चले। इससे ज्यादा चल रहा है किसी का, ऐसा बहुत रेयरली मैंने सुना है कि 25 मिनट से ज्यादा चला है। क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं ना, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि 8-8 का बैच बनता है। 8 कैंडिडेट सुबह और 8 कैंडिडेट शाम को। तो अगर मैं ये मानूं कि 20 मिनट हर कैंडिडेट का चल रहा है तो 8 दूनी 16, यानी 2.5 घंटे से ज्यादा। और 2.5 घंटे के बीच में हर कैंडिडेट को बुलाने और उसके बीच में लगभग 5 से 8 मिनट का गैप होता ही है, क्योंकि उन्हें भी डिस्कशन करना होता है। नेक्स्ट कैंडिडेट होता है उसके बारे में भी हल्का फुल्का डिस्कशन करने का बीच में गैप लिया जाता है। ठीक है। अब अगर मैं अगली बात करूं तो मतलब अभी मान लो कि टोटल 30 मिनट, आधा घंटा हो गया। 8 कैंडिडेट, 8 दिए चॉइस, सीधे सीधे आपके 6 4 घंटे हो गए। अब 4 घंटे का ड्यूरेशन ही नहीं होता। शाम वाले सेशन में तो मेरे को जहां तक याद है कि 2:30 या 3 बजे शुरू करते हो, 5:30 बजे तक तो खत्म हो चुके होते हैं सारे इंटरव्यू। तो ऐसा है, तो इसलिए जनरली जहां तक मेरा अनुभव है वो 18 से 22 मिनट का ही रेशियो चलता है। अब बाई चांस किसी एक का किसी एक दिन थोड़ा लंबा हो जाए, पहले या दो जो कैंडिडेट हो सकते हैं उनका हो सकता है, उसके अलावा नहीं होता। तो अब बात ये आती है कि हाँ, हमारे टाइम पे 2018 में 4 पैनलिस्ट थे। एक जो आरपीएससी मेंबर या फिर जो चेयरमैन सर होते हैं वो होते हैं। आरपीएससी मेंबर जो होता है वो ही उस पैनल का चेयरमैन कहलाता है। अगर चेयरमैन साहब खुद हैं तो वो चेयरमैन बाय डिफॉल्ट बन ही जाएंगे। उसके अलावा 3 मेंबर्स और होते हैं। सामान्यतः ये कहा जाता है कि एक आईएएस हो सकते हैं, रिटायर हो सकते हैं, फिर आईएएस जो वर्किंग है वो भी हो सकते हैं। एक आईपीएस अधिकारी होते हैं, रिटायर या वर्किंग हो सकते हैं, या आरएस अधिकारी, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी होंगे, एक पुलिस ऑफिसर होंगे, और एक आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट कहे जाते हैं कि भाई किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है, तो वो होते हैं। तो टोटल 4 मेंबर होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, सॉरी मैं बहुत ज्यादा यॉर्निंग कर रहा हूँ, इट्स लेट नाइट, तो सोने का टाइम था, लेकिन मैंने कहा ये काम अधूरा है। और हमारी कल से छुट्टियां हैं, मतलब अभी ऑफिशियली 4 दिन की, 2 दिन की छुट्टियां हैं, अलग अलग जयंतियां हैं। और आज मैं मतलब ठीक है, ये सब फालतू की बात है। तो ये छोटा सा आइडिया हो गया। ठीक है। अब
तैयार में करना क्या है, ये क्वेश्चन है एक बड़ा। ठीक है, देखो इंटरव्यू जो होता है दो तरीके से चलता है, या तो आपको वो चला लें या आप उन्हें चलाएं। चलाने का मतलब बेवकूफ बनाने नहीं, चलाने का मतलब इंटरव्यू की दिशा। ठीक है, उनके चलाने का तात्पर्य कि वो अपने से खुद सोच रहे हैं कि अच्छा मैं किससे किससे क्या, इनसे जो भी कैंडिडेट आए इनसे क्या सवाल पूछूं। एक आप होते हो कि आप उनसे जो सवाल उन्होंने पूछा उसके उत्तर में ही उन्हें हिंट देते हुए जाते हो, ये भी एक तरीका है। या उन्होंने जो पूछा उसको आप सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करते जाते हो, बहुत सरल। देखो हिंट देने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनको बहुत ही स्पेशल जो वर्ड्स हैं वो देते हुए जाओ, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अपने उत्तर में ही सरल, बहुत सरल, क्योंकि हिंट देना कभी कभी आपके बैकफायर भी कर देता है, ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल के लिए आपसे पूछा जाए कि भाई आप क्या स्पेशल है, फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आप क्या राजस्थान में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो आपने तीन चार प्रोजेक्ट दे दिए और लास्ट में आपने कहा कि डीएमआईसी है ना, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से आता है। तो उसको आपने एंड में लग दिया, फिर वर्तमान समय में उत्तर देने के एंड में बोल दिया, और वर्तमान समय में डीएमआईसी जो प्रोजेक्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उससे आएगा, पूरी मशीनरी उसमें लगाई है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का इंटर कनेक्शन है। और राजस्थान के मेरे ख्याल से कितने 25 जिलों पे इम्पैक्ट है, 7 जिले जिले तो डायरेक्टली उससे कनेक्टेड, ऐसा कुछ है। फैक्चुअली आई मे बी रॉन्ग, बट आई होप आप मैं जो कह रहा हूँ समझे। आपने लास्ट में हिंट दे दिया। ठीक है, अब इस हिंट को देने के बाद हो सकता है कि वो डीएमआईसी पूछते, डीएमआईसी क्या है, जरा थोड़ा डिटेल में समझाइए। इसे कहते हैं हिंट देना। लेकिन अगर आपको डीएमआईसी की वो पूरी A to Z नहीं पता ना, तो डीएमआईसी मत बोलो, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो ऐसी चीजें पूछ लेंगे ना, फिर जब आप एक चीज बोल रहे हो और उसका आप डिटेल में आंसर नहीं दे रहे हो तो इंप्रेशन खराब पड़ता है। ठीक है, तो ये मैं हिंट दे रहा हूँ हल्का सा, कि दो तरीके से चल रही है, तो वो आपसे पूछें या आप उन्हें अपनी हिंट देते हुए बताते जाओ। या फिर कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ था, उन्होंने पूछ ही लिया था कि आप क्या प्रिपेयर करते हैं। तो मैंने बताया था कि मेरी अच्छा नहीं, उन्होंने शायद ये पूछा था मुझसे कि हॉबी क्या है आपकी, तो मैंने बताया हॉबी। और मेरा जो मोस्टली इंटरव्यू चला था वो हॉबी पे ही चला था। लगभग मैं मानता हूँ 15 से 18 मिनट, और शायद 30-40 क्वेश्चन, और बहुत ही एनालिटिकल डिस्कशन चला था हम लोगों का, क्या मतलब कि ओपिनियंस क्या हो सकते हैं, कैसे चीजों को माना जा सकता है, कैसे चीजों को जोड़ा जा सकता है। तो उस हॉबी पे, मेरी हॉबी फिलोसफी है। इट्स मतलब इन जनरल बिट डिफरेंट हॉबी की फिलोसफी क्या है, ये सारी चीजें। तो इस पे काफी एट लेंथ डिस्कशन हुआ था। ठीक है, अच्छा बुरा की बात नहीं है। तो उन्होंने पूछा और मैंने उन्हें बताया था। तो इस पे चला, तो ये देखो इसको फिर मैंने दिशा दी कि सर हाँ इस पे पूछ लो, आप चलने दो, जैसा चल रहा है जहाँ पे भी चल रहा है। तो दो तरीके से चलाना है। अब अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं फिलोसफी में, मैं मेरे हिसाब से वेल प्रिपेयर्ड हूँ, मेरे को बहुत सारी चीजें आती भी हैं। और मेरी थॉट मेरे हिसाब से, अभी बात है मेरे हिसाब से, तो वो चला। तो दोनों ही तरीके हैं, या तो वो आपको चल रहे हैं आप उन्हें चला लो। आप बेसिकली इस लेवल तक पहुंचने के लिए कि आप उन्हें चला लो, मतलब आप उन्हें दिशा दो के लिए आपकी तीन चार चीजें, केवल तीन चार बोल रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं, केवल तीन चार चीजें बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। उन तीन चार चीजों में सबसे पहली चीज क्या है पता है? सबसे पहली चीज है नो दाई सेल्फ। अपने आप को जानो, आपको पता होना चाहिए आप एक्चुअली क्या है। नो दाई सेल्फ का मतलब नो योर सेल्फ, अपने आप को जानो। आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका विजन क्या है, आप किसी सिचुएशन में किस तरीके से डील करोगे, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, स्वाट जिसे कह दिया जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आपकी हॉबी क्या है, आपकी हॉबी क्यों है वो हॉबी, या आप उस हॉबी से क्या सीखते हैं, आप उस हॉबी से क्या एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे क्या बेटर कर पाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में वो हॉबी कैसे काम आएगी, आपकी वो हॉबी कैसे डेवलप हुई, आप उस हॉबी को कैसे डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज करते हैं। कई हॉबीज ऐसी होती है, जैसे मान लो क्रिकेट खेलना, लेट से किसी ने हॉबी पूछा, तो हमारे टाइम पे क्वेश्चन बनता था कोविड के टाइम पे उस हॉबी को कैसे किया आपने, क्योंकि कोविड के टाइम पे तो आप सब लोग गैदर हो ही नहीं सकते। ठीक है, समझ रहे हो, तो ऐसे सवाल भी क्रिएट होते हैं। स्पोर्ट्स हॉबी रखना अच्छी चीज है, बहुत अच्छा डायमेंशन है। अगर आपकी हॉबी नहीं है तो मैं सलाह दूंगा कि अभी टाइम है, 2-3 महीने, यू कैन प्रिपेयर सम हॉबी, आप हॉबी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे किसी को
कोई डिबेट्स सुनना या डिबेट करना अच्छा लगता है, किसी को रॉ मटेरियल जो है उनका यूटिलाइजेशन अच्छा, किसी को वेस्ट मटेरियल है उसका यूटिलाइजेशन अच्छा लगता है, किसी को गार्डनिंग अच्छी लगती है, किसी को कुकिंग अच्छी लगती है। लेकिन ये ध्यान रखना, आप जो भी हॉबी रखें उसको एट डेप्थ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हॉबी का मतलब आप, सिंपल सी बात है, आप यू नो वेरी सिंगल थिंग, एवरी सिंगल थिंग। क्योंकि जब आप वो चीज करते हो तो आप उसको आत्मसात करते हो, आप हृदय तक उस चीज को रखते हो, ये ध्यान रखते हो, समझ रहे हो? तो हॉबी की प्रिपरेशन ऐसे करो। इसके अलावा आप जिस जिले से हो, आपको उस जिले के बारे में पता होना चाहिए। तीन चीजें मैंने बता दी, अपने आप के बारे में पता होना चाहिए, दूसरा आपकी हॉबी पे थोड़ा फोकस रखो, तीसरा आपका जो जिला है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि जिले में क्या खास बात है, और एक जिले से जुड़ के राजस्थान और इंडिया लेवल पे हल्का सा रिलेशन होना चाहिए। बट मोस्टली आपको आपका जिला जो है पता होना चाहिए, कितना बड़ा जिला है, कितनी पंचायत समिति, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, उसकी कल्चरल इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, क्यों हुआ, हिस्ट्री पता होनी चाहिए, आर्ट एंड कल्चर पता हुआ होना चाहिए, आपको ज्योग्राफी पता होनी चाहिए उसकी। कहने का मतलब उसका A to Z जितना आप पता कर सको उतना आपको उस जिले के, आपके जिले के बारे में पता होना चाहिए। कोई स्पेशल फैक्ट है या फिर कोई स्पेशल इवेंट है, ठीक है, वो सब आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। तीन चीज होगी, वापस से कहता हूँ, पहले अपने आप को जानो, दूसरा आपकी हॉबी स्ट्रिक्टली होनी चाहिए आपके, तीसरा है आपका जो ये जिला है, चौथा है एजुकेशनल बैकग्राउंड या फिर आपका जो रीसेंट आपसे जस्ट प्रीवियस जॉब है। दोनों टाइप के कैंडिडेट होते हैं, जो फ्रेश कैंडिडेट होते हैं वो भी, और जो जॉब कर रहे होते हैं वो भी। जॉब करने वालों से अलग क्वेश्चन बनते हैं, और जो पढ़ के आए उनसे अलग क्वेश्चन बनते हैं। पढ़ के आए उनसे सब्जेक्ट के लेवल पे, तभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट काम आते हैं, ध्यान रखो। जैसे कोई मान लो बीटेक इंजीनियर है, कम्युनिकेशन है, तो उससे पूछ लिया 5G क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, भामाशाह डेटा सेंटर का है, वो किस तरीके से काम करता है, 5G के चैलेंजेस क्या है, 5G का चाइना से क्या रिलेशन है, क्यों अदर अदर जो अन्य कंट्रीज हैं वो उस पर बैन कर रही हैं, ठीक है, या फिर अदर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो क्या है, स्टार लिंक क्या है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो। ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। अगर कोई कम्युनिकेशन का, इलेक्ट्रिकल का, तो उससे सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि पंखा कैसे काम करता है बताओ। हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मुझसे। शायद मॉक इंटरव्यू में ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था, वो वॉट और कोई रिलेशन था, मेरे को याद नहीं आ रहा क्वेश्चन। मॉक में मुझसे पूछा गया था कि अगर कोई पंखा 2 पे चल रहा है, 5 पे चल रहा है, तो उसके पावर कंजम्पशन में क्या डिफरेंस है, ऐसा कुछ क्वेश्चन मुझसे था। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इस तरीके के सर्किट एनालिसिस का सवाल है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, इस तरीके का सर्किट का एनालिसिस करके हम निकालते हैं मोटर पावर, ऐसा कुछ था। तो अगर कोई पॉलिटिकल उसका है, तो अभी रिसेंट लाइफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हो रहे हैं उनके बारे में सवाल होना चाहिए। किसी को IR सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस अगर किसी का है, तो उसका IR में अभी रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसके बारे में ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट उसे पता होना चाहिए। जॉब वाला है, जॉब का पता होना चाहिए कि जॉब का प्रोफाइल क्या था, आप क्या काम करते थे, उस काम के एक्सपीरियंस, आपको क्या एक्सपीरियंस मिला, उस एक्सपीरियंस को आप आने वाली चीज में कैसे यूज लेंगे, उस चीज को क्यों छोड़ के आप दूसरी चीज में जाना चाहते हो। मान लो जैसे मैं एक दो एग्जांपल जानता हूँ कि बहुत हैंडसम सैलरी पे कोई लोग लगे हुए हैं, DRDO में शायद 7200 ऐसा कोई ग्रेड पे होगा, आई डोंट नो, 54, 66 और 78 ग्रेड पे होगा, शायद 7800 ग्रेड पे। तो उनसे ही सवाल पूछा जाता है, इतनी हैंडसम सैलरी आप क्यों आ रहे हो, ठीक है। आपका आंसर हो सकता है वो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर, मैं ये कह रहा हूँ किस तरीके सवाल बनते हैं, ठीक है, कि आप यहाँ पे क्यों आ रहे हो, आप तो 5400 ग्रेड पे मिलेगा, 78 5400 में इतना बड़ा फर्क है, आप तो पैसा कमाना चाहते हो, इस तरीके का ऐसा वो आपको प्रूव करने की भी कोशिश करते हैं वहां पे। ऐसा किया था मेरे साथ भी, ऐसे 2 बार 3 बार एक ही क्वेश्चन को 3 अलग अलग कैंडिडेट्स ने रिपीट किया था, ठीक है। दे ट्राई टू डिग आउट आपके हृदय में क्या, आपके मन में क्या, आप क्या सोचते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली निकाल लेती है में। तो ब्लफ वहां पे नहीं होता, वो ब्लफ नहीं कर सकते आप उनको, क्योंकि आप एंट्री करते हो तो आप पहचान, तो आपको पहचान लेते हैं यार वो, दे नो एवरी सिंगल थिंग, वो आपको बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फिक्स होते हैं कि हाँ इतना नंबर है, इतना नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ कहा जाता है। खैर, ठीक है, तो ये चीज हो गई, आपको ये पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है, 4 चीजें तो ये होगी, उसके अलावा एक न्यूज़पेपर आप रोज, अब रोज, रोज का मतलब रोज 1 घंटा न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो। और हर दिन कोई एक, मैं तो हमेशा से कहता ही हूँ कि कोई संसद टीवी या राज्यसभा टीवी है, उसका कोई ना कोई एक डिबेट का एक एपिसोड जरूर देखो, और अब तो जरूर ही देखो। जिसने देखी होगी, जिसको मैंने सलाह दी थी, जिसने देखी होगी उसको फायदा जरूर मिला होगा, जिसने नहीं देखी तो प्लीज अभी देखो। इंटरव्यू में तो इतना ज्यादा फायदा मिलेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते, ये तो मैं बहुत स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ, ठीक है।
तो वापस से रिपीट कर देता हूँ, 5 चीजें, इन पे थोड़ा वर्कआउट करना शुरू करो। आगे आने वाले 2-3 दिन जो छुट्टियों के हैं उनमें और डिटेल में मैं इन पे बात करूंगा। पहली चीज होगी आप अपने आप को जानो, नो दाई सेल्फ। उसके बाद आप हॉबी पे वर्क करो। तीसरा, आप अपने डिस्ट्रिक्ट जो है, जिला जो है, उस पर वर्क करो। उसके बाद अपनी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या फिर जो आप जॉब कर रहे हैं उस पर आप वर्क करो। और इनके साथ में ओवरऑल आपको न्यूज़पेपर रोज पढ़ना है। करंट अफेयर्स अलग चीज होती है, न्यूज़पेपर पढ़ना एक अलग चीज होती है। न्यूज़पेपर पढ़ना एक कला है। करंट अफेयर्स तो आप मैगजीन से उठा के ले लो, क्योंकि वो एग्जाम में रिटर्न आते हैं। आपको जो तरीका जो डेवलप करना है ना, हायरार्की, वो आपके न्यूज़पेपर से पता चलेगी। तो न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो, क्योंकि वो पूछते हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन हम जनरली पढ़ नहीं रहे होते, क्योंकि हम तो करंट अफेयर्स पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले को पता होता है कि कौन सा न्यूज़पेपर है, उसकी क्या मोटो लाइन है, उसका एडिटर कौन है, वो किस तरीके की न्यूज़ छापता है, किस पेज पे क्या चीजें आती हैं। कई कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अच्छा उसमें बताओ कि उसमें डिस्ट्रिक्ट के बारे में कौन से पेज पे आता है, आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में कौन सी पेज पे आता है, अदर डिस्ट्रिक्ट के बारे में कौन सी पेज पे आता है, स्पोर्ट्स की जो न्यूज आती है वो कौन सी पेज पे आती है, फिर इकोनॉमी की जो न्यूज है वो कौन से पेज पे आती है, एडिटोरियल उन पे जनरली कौन कौन लिखता है। इस तरीके के सवाल बनते हैं। ठीक है, तो ये चीजें प्रिपेयर करो। तो मैं आशा करता हूँ बाकी 2022 की जो कैंडिडेट के बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल नेक्स्ट 3-4 दिन में एक वीडियो में पक्का डिटेल एनालिसिस का लेके आऊंगा कि किस तरीके से आपको चीजें प्रिपेयर करनी है। ठीक है, इसी के साथ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।